बच्चों, आज हम आपको नागरिक शास्त्र के भाग 1 अध्याय 2 दो ध्रुवता का अंत चैप्टर या पाठ पढ़ाएंगे। दो ध्रुवता बच्चे किसे कहते हैं? दो ध्रुवता बच्चों किसे किसे कहते हैं, इसको हम बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व पटल पर दो महाशक्तियों का उद्भव हुआ। जैसा कि बच्चों हमने शीत युद्ध में आपको बता दिया है कि दो शक्तियों का उद्भव हुआ, पूंजीवादी पोषक अमेरिका और दूसरा साम्यवादी या समाजवादी पोषक सोवियत संघ। इन दोनों शक्तियों संपूर्ण विश्व विभाजित हो गया था, इन दोनों के बीच संपूर्ण विश्व विभाजित हो गया था। तो दो ध्रुवता के समय 1961 में जर्मनी को सोवियत संघ द्वारा बर्लिन पर दीवार बनाई गई और वह दीवार ही एक प्रकार से प्रमुख रूप से दो ध्रुवता का प्रतीक थी। और बर्लिन की दीवार जब बनी तो उस समय पूर्वी जर्मनी पर साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई, सोवियत संघ की व्यवस्था लागू की गई और पूर्वी जर्मनी को वर्सा पैक्ट में सम्मिलित किया गया और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के नेतृत्व में रहा और वहाँ पर जो है नाटो गुट में उसे सम्मिलित किया गया। और 9 दिसंबर 1989 को बच्चों समझो कि 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार जर्मनी के दोनों देशों द्वारा, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों देशों के नागरिकों द्वारा गिरा दी गई। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि दोनों एक हो गए, दोनों एक राज्य जर्मनी के रूप में उनका उद्भव हुआ। जब वह जर्मनी के रूप में बने तो वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त करके जर्मनी में पूंजीवादी व्यवस्था लागू की गई। इससे क्या हुआ कि एक प्रकार से साम्यवादी शक्ति कमजोर पड़ गई। यहीं से ही जो है साम्यवादी व्यवस्था धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगी। तो जब दम वह तोड़ने लगी तो इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जो 1917 में सोवियत संघ का गठन लेनिन के नेतृत्व में बना था, वह 25 दिसंबर 1991 को जो है वह समाप्त हो गया। इस तरह से दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो गया। अब बच्चों हम आपको सोवियत प्रणाली बताते हैं कि कैसे दो ध्रुवीय व्यवस्था में सोवियत संघ की क्या प्रणाली थी जिसके कारण दो ध्रुवीय व्यवस्था थी। इसके बाद क्या घटनाएं घटी विश्व में, उसमें क्या कमजोरियां हुई कि वह जो है एक ध्रुवी में परिवर्तित हो गया पूरा विश्व। उसमें प्रणालियों को हमको देखना पड़ेगा। हर विश्व की, हर देशों की अपनी प्रणाली होती है। जैसे कि बच्चों जानते ही होंगे कि पूरे विश्व में 3 प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी समाजवादी, दूसरी मिश्रित प्रणाली। कि पूंजीवादी व्यवस्था विकसित देशों की व्यवस्था है, अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, जर्मनी जैसे देश। और साम्यवादी व्यवस्था रूस जैसे देश, क्यूबा जैसे देश, चीन जैसे देश में है। और मिश्रित प्रणाली यह तीसरी दुनिया के देश जैसे भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मिस्र, युगोस्लाविया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या अधिकतर जो है यह व्यवस्था जो है
मिश्रित व्यवस्था जो होती है, प्रणाली होती है, वह इन देशों में, गरीब देशों में पाई जाती है। इस तरह से हम सोवियत प्रणाली के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सोवियत संघ 1917 में रूसी क्रांति हुई। सोवियत संघ में 1917 में रूसी क्रांति हुई। उस क्रांति के परिणाम यह हुआ कि जार शासक का अंत कर दिया गया। जो वहाँ की पूंजीवादी व्यवस्था का जो राजा हुआ करता था, वह पूंजीवादी व्यवस्था उस देश में थी, वह जो है अत्याचार कर रहा था जनता के ऊपर। तो वहाँ क्रांति हुई। 1917 में जब क्रांति हुई रूस में, तो जार शासक जो वहाँ का राजा था उसको अंत कर दिया गया और वहाँ पर बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी समाजवादी दल बना और उसी के नेतृत्व में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके सोवियत संघ का गठन किया गया, जिसमें 15 गणराज्य शामिल थे। इसका नाम, रूस का नाम बदलकर समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य बनाया गया। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं कि बच्चों, हर प्रणाली में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो सोवियत प्रणाली में क्या क्या विशेषताएं थी जिसके माध्यम से सोवियत संघ का संचालन किया जा रहा था? कि राज्य एवं पार्टी की संस्था को महत्व, राज्य एवं पार्टी की संस्था को महत्व। सोवियत की प्रणाली में राज्य नियंत्रण व्यवस्था थी। राज्य द्वारा ही संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता था। उसी के आदेशानुसार सभी गतिविधियां संचालित होती थी। बच्चों समझ गए होंगे कि राज्य ही सब कुछ था। राज्य ही सब व्यवस्था पर, संपूर्ण जो है सोवियत संघ पर अपना नियंत्रण बनाए रखता था। उसी के माध्यम से ही पूरे राज्य की गतिविधियां संचालित की जाती थी। दूसरा है बच्चों, एक दल प्रभुत्व। एक दल प्रभुत्व का मतलब होता है कि एक दलीय व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था में, सोवियत संघ की व्यवस्था में जो था कि जब 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो वहाँ पर जब साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई तो केवल कम्युनिस्ट पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया और किसी भी दल को मौका नहीं दिया गया। और सारे दलों को क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया कि केवल रूस में, सोवियत संघ में केवल एक ही दल चुनाव लड़ेगा। उसी के लोग आपस में चुनाव लड़ेंगे और वहीं से सरकार का गठन किया जाएगा। तीसरा, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। सोवियत प्रणाली में योजनाबद्ध राज्य नियंत्रित व्यवस्था अपनाई गई। कि राज्य की नियंत्रित का मतलब होता है कि राज्य के नियंत्रण में ही योजनाबद्ध क्रम से ठीक ढंग से योजनाएं चलाई जाएंगी जिससे कि राज्य का विकास हो सके। चौथा, विकसित संचार और परिवहन प्रणाली। इसका मतलब होता है कि सोवियत संघ जो 15 देशों के गणराज्यों से मिलकर बना था, वहाँ पर विकसित संचार कि जिससे कि हर जो गणराज्य हैं उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा जा सके और यदि किसी प्रकार की कोई गतिविधि होती है तो वहाँ पर अपने सुलभ आसानी से परिवहन के माध्यम से पहुँचा जा सके, जिससे कि उसको वहाँ पर जो हो रहे विद्रोह को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रणाली के अंतर्गत जो है गणराज्यों को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाने लगा। विशाल ऊर्जा संसाधन। 5वां पॉइंट है विशाल ऊर्जा संसाधन। इसका मतलब सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ा राज्य है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि सोवियत संघ आज भी विश्व का सबसे बड़ा राज्य है और उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन हैं। यहाँ खनिज, तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी के अपार भंडार हैं।
आज भी विश्व में उसके पास इतने संसाधन हैं और साइबेरिया जैसा क्षेत्र उसके पास है जहाँ पर अपार मात्रा में संसाधन तेल भंडार है। उसका यदि उपयोग कर लिया जाए तो निश्चित रूप से वह जो है आज भी समृद्ध बन सकता है। छठा पॉइंट है विकसित घरेलू उद्योग। सोवियत संघ अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना की कि सोवियत संघ अपने आप को स्थापित करने के लिए विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था से मुकाबला करने के लिए उसने क्या किया कि आत्मनिर्भर उद्योग बनाए कि हम स्वयं अपने उद्योग निर्माण करेंगे और अपने नागरिकों को जो है उसमें रोजगार देंगे जिससे कि हमारे नागरिक कम से कम न्यूनतम आवश्यकताएं उनकी पूरी हो सके। सुनिश्चित जीवन स्तर। सातवां पॉइंट है सुनिश्चित जीवन स्तर कि अपने नागरिकों को सोवियत संघ के द्वारा एक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति देने का प्रयास किया गया। न्यूनतम आवश्यकताएं बेटा क्या होती हैं? जैसे कि 2 जून की रोटी, तन को ढकने के लिए कपड़ा और रहने क्या जो है अपने शरीर को जो है बरसात या किसी प्रकार से प्रदूषण से छिपाने के लिए मकान होना चाहिए। तो उसके तहत जो है सोवियत संघ द्वारा अपने लोगों को एक प्रकार से यह देने का प्रयास किया गया जिससे कि वह जो है न्यूनतम आवश्यकताएं उनकी पूरी की जा सके। 8वां पॉइंट है संपूर्ण रोजगार एवं राज्य नियंत्रण। संपूर्ण रोजगार और राज्य नियंत्रण कि सोवियत प्रणाली में यह सिद्धांत है कि नागरिकों की योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य देना और आवश्यकता के अनुसार वेतन देना था। राज्य का संपूर्ण भूभाग पर नियंत्रण था कि नागरिकों की योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य देना कि पहली जो प्राथमिकता, पहला जो सिद्धांत है साम्यवादी व्यवस्था का, उसके अंतर्गत यह किया गया है कि हर नागरिक की रोजगार दो, हर नागरिक को रोजगार मिले, कोई भूखा न रहे, जो उसके अंदर योग्यता उसकी क्षमता उसके अनुसार रोजगार दिया जाए। तो उसके तहत ही सोवियत संघ ने अपने नागरिकों को रोजगार देने की व्यवस्था बनाया। इसके अंतर्गत वह अपने नागरिकों के योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य दिया और जितनी उनकी आवश्यकताएं थी उनको वेतन देने का प्रयास किया जिससे कि हर नागरिक आत्मनिर्भर बन सके। बच्चों 9वां पॉइंट है लोक और जन कल्याण पर बल। सोवियत प्रणाली के एक प्रमुख विशेषता यह थी कि वह लोगों को बेसिक आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखरेख आदि का कार्य राज्य द्वारा किया जाता था जिससे कि व्यक्ति अपना समय न बर्बाद करके बल्कि वह राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके। इस कारण से वहाँ पर राज्य नियंत्रित सारी व्यवस्था का संचालन किया जाता था। इस कारण से वह व्यवस्था 1917 से लेकर 1991 तक बहुत ही सफल हुई, लेकिन कुछ गलतियों के कारण, कुछ जो है उनके व्यवस्था में दूषित व्यवस्था आ जाने के कारण वह 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया जिसमें से 15 गणराज्य सोवियत संघ से निकल गए। इस तरह से सोवियत संघ विघटित हो गया और पूरे विश्व में 2 ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो गया। बच्चों इसका जो कारण बना उसको आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके अंतर्गत सोवियत प्रणाली के दोष, कि सोवियत प्रणाली में क्या क्या दोष थे जिसके कारण से सोवियत संघ टूट गया। कि सोवियत प्रणाली में पहला दोष यह था कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा,
नौकरशाही, मतलब अफसरों का शिकंजा, पूरे राज्य पर अफसर ही क्या कर संचालित करते थे। इससे क्या होता है, जनता घुटन महसूस करने लगी। दूसरा पॉइंट है बच्चों, सोवियत प्रणाली पर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व। कम्युनिस्ट पार्टी, जैसा कि बच्चों बताए हैं कि लेनिन के समय से ही कम्युनिस्ट पार्टी बनी और उसी के प्रभुत्व में सारे दलों को जो है समाप्त कर दिया गया, मान्यताएं समाप्त कर दी गई। इसी के लोग ही आपस में चुनाव लड़कर जो है सत्ता को संभालते थे। तो इसी की पार्टी का पूरे सोवियत संघ पर नियंत्रण था। तो इस कारण क्या हुआ, उनके अंदर निरंकुशता, उनके अंदर जो है एक प्रकार से एकाधिकार पनपना शुरू हो गया। तीसरा है प्रौद्योगिक और बुनियादी ढांचों में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना। कि पश्चिमी देश की सोवियत संघ पूंजीवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए, जब सोवियत संघ बना, वह उसका मेन उद्देश्य था हमको पूंजीवादी व्यवस्था से लड़ना है। उसने अपनी सारे संसाधन, अपने सारे संपत्ति, जो भी उसको आय होती थी, उस आय का अधिकतर मात्रा उसने जो है पूंजीवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए खर्च किया। उसने अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अपने संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग मिसाइल बनाने में, बम बनाने में, एटम बम बनाने में, परमाणु बम बनाने में आदि में खर्चा करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, उसके जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र था वह पिछड़ गया और वह जो है उनके मुकाबले बहुत पीछे चला। चौथा पॉइंट है लोकतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश। कि सोवियत प्रणाली में लोकतंत्र कि राज्य नियंत्रित होता था, कि राज्य मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहती थी उसी के अनुसार लोकतंत्र चलता था। एक दल होने के कारण, जैसे भारत है, भारत में क्या है, भारत में विभिन्न प्रकार के दल हैं, भारत में बहुत से दल हैं, हर दल चुनाव लड़ते हैं और हर नागरिक स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर, जहां उसकी इच्छा कहती अपने मत का प्रयोग करता है। यहाँ पर कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाता। लेकिन वहाँ पर क्या था, लोकतंत्र का मतलब होता था एक दल, उसी दल को आप चाहते हुए न चाहते हुए भी उसी दल के लोगों को चुनना पड़ता था। इससे क्या होता था, वहाँ की जनता अपने मनमाफिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पा रही थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश, कि राज्य पर एक ही पार्टी, एक ही दल का नियंत्रण था, जिस कारण से वहाँ की जनता स्वतंत्र होकर उनके खिलाफ आलोचना नहीं कर पा रही थी। इस कारण से वहाँ की जनता जो है अपने साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था से घुटन महसूस करने लगी थी। सोवियत प्रणाली में रूस का प्रभुत्व, सोवियत प्रणाली में रूस का प्रभुत्व, इसका मतलब होता है कि सोवियत जो प्रणाली थी, सोवियत संघ की, उस प्रणाली में 15 गणराज्य शामिल थे। जैसा बच्चों आप लोग जानते होंगे, 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ का गठन हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो 14 गणराज्य थे उनका कोई महत्व नहीं था। जो भी डिसीजन लिया जाता था वह सोवियत संघ का जो भी डिसीजन होता था, विश्व स्तर का जो डिसीजन होता था, या किसी जो है गणराज्य पर अपना जो है नियंत्रण करना था, तो सोवियत संघ में रूस जो राज्य था उसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। उसी की बात को जो है वहाँ के लोगों द्वारा माना जाता था। तो उसका रूस का जो प्रभुत्व था वह क्या हुआ, अन्य गणराज्यों को सोवियत संघ से अलग होने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि मेरा कोई महत्व ही नहीं है, मैं भी इसका एक अंग हूँ, मेरा भी इसमें जो है, मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ, मेरी बात भी माननी चाहिए। लेकिन रूस की बातों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी। इस कारण से वहाँ जो है जो गणराज्य शामिल थे, 14 और गणराज्य, उनके जो जनता थी वह घुटन महसूस करने लगी।
छठा पॉइंट है बच्चों, उपभोक्ता वस्तुओं का निम्न स्तर। उपभोक्ता वस्तुओं का निम्न स्तर, इसका मतलब होता है कि सोवियत संघ में प्रतियोगिता नहीं थी। जब प्रतियोगिता होगी तभी अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होगी। अच्छी गुणवत्ता हमको कब प्राप्त हो सकती है? जब मार्केट में, बाजार में प्रतियोगिता हो, तो हर मार्केट में अच्छी से अच्छी चीज़ें आएंगी जिसको हम ले सकते हैं, जो मेरा पसंद होगा उसको ले सकते हैं। लेकिन सोवियत राज्य में जो था कि राज्य नियंत्रित व्यवस्था थी, राज्य ही प्रमुख था, राज्य के अधीन ही सारा कुछ जो है एक प्रकार व्यवसायिक क्रियाकलाप हो रहे थे। तो वहाँ पर जो राज्य सप्लाई करता था, जो राज्य जो है नागरिकों को देता था, चाहे निम्न हो, चाहे वह जो है कम कीमत का हो, चाहे वह जो है उतना उपभोग करने की वस्तु ना हो, यदि राज्य देता था सबको उसे लेना पड़ता था। इस कारण से वहाँ की जनता जो है सोवियत प्रणाली से घुटन महसूस करने लगी थी। इन्हीं दोषों के कारण सोवियत संघ, जिसका गठन 1917 में 15 गणराज्यों से मिलकर हुआ था, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, वह 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव के समय में समाप्त हो गया। बच्चों, आज यहीं तक। कल हम आपको मिखाइल गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियाँ, जिसके कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके विषय में बताएंगे। धन्यवाद।